पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI और ISI के किरदार पे। इस हवाले से चंद आपको ऐसी मालूमात देंगे कि आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर मामलात हैं क्या और मामलात चलते किस तरह से हैं, पाकिस्तान में मामलात किस तरह से चलते हैं, और जब पाकिस्तान में तब्दीलियां आती हैं तो इसके पीछे कौन कौन सी डोरें किस किस तरह से हिलाई जाती हैं और उस सारे में ISI स्टोरी में कहां पे फिट होती है। साथ साथ आज नाज़रीन एक बड़ी खबर यह भी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कोयटा का दौरा किया। कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज भी गए और वहाँ पे जो उन्होंने बात की बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। उन्होंने बात की वहाँ पे रूल ऑफ लॉ की, कानून की हुक्मरानी के हवाले से, एहतसाब के हवाले से। जी हाँ, ये वो दो इंतहाई अहम चीज़ें हैं जो कि फ़ौज की जो नई टॉप लीडरशिप, जो ब्राइटेस्ट माइंड्स होते हैं अफवाज पाकिस्तान के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में, उनको जब ये दो बातें बताई हैं, अब उसमें कितना तनाजुर उन्होंने बताया या नहीं बताया तारीखी, ये वो दो चीज़ें जिस पे कि हम तारीखी तौर पे पिछले 73 साल में हमेशा कंप्रोमाइज़ करते आए हैं। और आज पाकिस्तान जिस जगह पे खड़ा है उसकी वजह यही है कि रूल ऑफ लॉ पे हमेशा सियासी मसलियत के तहत हमने कभी कंप्रोमाइज़ किया, कभी हमने कहा जी मुल्क में सियासी इस्तेकाम चाहिए तो चलो फलां चोर है, डाकू है, उसको माफ़ कर दो, डॉक्यूमेंटेड मनी ट्रेल्स मौजूद होने के बावजूद। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म ने नई फ़ौजी क़यादत, जो आने वाली क़यादत है अगले चंद सालों में, ब्राइटेस्ट माइंड्स, उनको ये बातें बताई। आज जब वज़ीर आज़म कोयटा गए तो वहाँ पे शायद इतलात यही हैं कि कोर हेडक्वार्टर्स का भी शायद उन्हें दौरा किया, आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर का दौरा किया और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने उनका इस्तकबाल किया और काफ़ी सारे मामलात पे बलूचिस्तान के ब्रीफिंग भी दी गई। बलूचिस्तान नाज़रीन इस वक्त जो पूरी सिचुएशन इवॉल्व हो रही है ख़ित्ते में, उस हवाले से इंतहाई अहम है। वो क्या मामला थे, इस पे भी प्रोग्राम में थोड़ा आगे चल के बात करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूँ। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फैसल वाडा साहब और उनके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी। और जब मैं सीनियर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये उस तरह का नहीं है कि जिस तरह आजकल अयाज अमीर साहब ने कहा बहुत से बंदरों के हाथ में उस तरह आ गया है और हर कोई अपने आप को खुद साख्ता सहाफ़ी कहना शुरू हो गया है। दिहाइयों का एक्सपीरियंस भी इनके पास है। 1998 में पहली दफ़ा इनको सुप्रीम कोर्ट में नून लीग के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में मारा भी था। CNN टर्की के लिए काम करते हैं। बहुत शुक्रिया फ़खरुर रहमान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन, आज इससे पहले कि हम ISI के ऊपर आएँ और ISI क्या करती है, वज़ीर आज़म ने आज कोयटा में दो तीन बहुत अहम बातें की। जो पहली अहम बात वज़ीर आज़म ने की और इस कौम को बताई, जो कि बहुत से लोगों के लिए खुशखबरी भी होगी, अच्छी बात भी होगी, लेकिन बहुत से लोगों के लिए शायद जो अपोजिशन में अच्छी खबर ना हो। क्या अच्छी खबर दी वज़ीर आज़म ने, आइए देखते हैं। वो कभी कहते हैं हम आज गवर्नमेंट गिरा देंगे, 3 महीने कभी देते हैं गवर्नमेंट को, कभी 31 दिसंबर में गवर्नमेंट जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा। तो मुझे तो अब उनकी फिक्र पड़ गई कि ये अब साथ रह जाएंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो इंशाल्लाह जो हम मुश्किल वक्त से निकले हैं, ये भी 5 साल में तो इंशाल्लाह, और अभी अगले साल ये और रफ्तार बढ़ेगी इसकी, और जो अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेजी से ऊपर जाएगा। जी नाज़रीन, तो वज़ीर आज़म आज ये खबर दे रहे थे, अपने मुखालफिन को भी खबरदार कर रहे थे और कोयटा में खड़े होके कि ये तो मुश्किल वक्त तो हमने गुजार लिया 3 साल का, और अगले 5 साल जो अगली हुकूमत आएगी, अगले 5 साल वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की हुकूमत होगी। इंतहाई कॉन्फिडेंट इस हवाले से नज़र आ रहे थे, लेकिन साथ साथ उनको कुछ तर्स भी आ रहा था, और तर्स आ रहा था हिज़्ब मुखालिफ अपोजिशन की जमातों पर। और उनको क्या पैगाम दिया वज़ीर आज़म ने, आइए देखते हैं। हमारे जो मुखालिफ हैं उन्होंने पहले से शोर मचा दिया कि हुकूमत फेल हो गई। अभी तो हमारी हुकूमत आई थी तो उन्होंने कहा फेल हो गई। वो चाहते थे कि फेल हो जाए। ये हुकूमत अगर कामयाब हो जाती, उस माशी बुरान से पाकिस्तान को निकाल लेती, तो इनकी सियासी दुकानें बंद हो जानी थी। लिहाजा सारी कौम को 2-2.5 साल इन्होंने कहा तबाह हो गया पाकिस्तान, माइशत तबाह हो गई, गरीब लोगों का बुरा हाल हो गया, सब कुछ कहते रहे। एकदम जो अभी हमारे पिछले हफ्ते जो ग्रोथ रेट के फिगर आए हैं, ग्रोथ रेट तकरीबन 4% फिगर जब पब्लिक हुए तो वो सारी ऑपोजिशन कह रही है कि ये फिगर ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वो फिगर ठीक होते तो इसका मतलब ये झूठ बोल रहे थे। इसका मतलब कि मुल्क इतना बुरा नहीं कि अगर अभी 4% मुल्क ग्रो करे। तो वो आज बड़े मुश्किल में पड़े हुए हैं। मुझे तरस भी आता है कई दफा उनके ऊपर।
जी नाज़रीन, आपने वज़ीर आज़म की बातचीत सुनी। फ़खर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, वज़ीर आज़म कह रहे हैं माशी ग्रोथ के जो फिगर्स आ रहे हैं वो भी बेहतर हैं और अगले 5 साल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका तज़किया इस हवाले से क्या कहते हैं कि वाकई वज़ीर आज़म सही बता रहे हैं या कि कोई मसाइल हैं इस स्टेटमेंट्स में? नहीं, देखें, वज़ीर आज़म की कॉन्फिडेंट की बुनियादी वजह तो ये है कि जो अपोजिशन की तरफ से मौजूदा हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश की गई थी और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो लॉन्च की थी, जिस तरह से वो फिज़ल आउट हो गई और जिस तरह से मेजर किरदार जो पार्टी प्ले कर रही थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी और अब उसके अंदर इटसेल्फ एक डिवीज़न आ गई है। एक फैक्टर उसमें फैक्शन जो है वो ये कह रहा है कि जी मुफाहमत होनी चाहिए, नेशनल रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए, तो अंदर एक लड़ाई छिड़ गई है। तो इस तरह से जो अपोजिशन की तरफ से हुकूमत की तरफ जो दबाव था उसमें कमी देखने में आई है और ऑब्वियसली जो हुकूमत में होती है, यकीनन हुकूमत के लिए जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी एडमिट किया कि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो महंगाई का है। उनको खुद रात को नींद नहीं आती और उनकी नींद हराम हो गई है, लेकिन इसके बावजूद आज उन्होंने जो बात की है उसकी बुनियादी वजह यह है कि ओपोजिशन अब इस पोजीशन में नहीं है कि हुकूमत के लिए कोई स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन खड़ी कर सके, जैसे पीपल्स पार्टी और ANP जो ऑलरेडी PDM से निकल चुकी हैं। तो यही वजह है कि उनको अब जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आ रहे हैं, जैसे कि वो कह रहे हैं कि जी 4% ग्रोथ रेट का वो बता रहे हैं GDP का, तो ये वो एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से वो अब अपोजिशन की तरफ अपना जो एक साइकोलॉजिकल नफ्सियाती दबाव जो है वो और कुछ इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि शायद जून 30 तक जो फिगर्स आएंगी वो 4.5 होंगी। वज़ीर आज़म ने जो आज बात की तो अगले 2 साल और उसके बाद 5 साल, तो अगला 7 साल के मंसूबे पे आप लोगों ने काम शुरू कर दिया है। बहुत शुक्रिया अर्शद साहब। देखिए अर्शद साहब, चलें, शुक्र है कि आपने इसको कंफर्मेशन की तरफ आप इसलिए ले गए कि हम आप ही के प्रोग्राम में बहुत दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि हम तो सवाल ही पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। फिर वो सवाल का आज प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया। हमने पहले कबल वक्त बोल दिया था कि ये टर्म भी है और अगली टर्म भी है और अल्लाह करे कि बाकी लोग तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे वो अपोजिशन हो या चाहे काबीना के लोग हों या PTI के अपने लोग हों। वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, इंपॉर्टेंट आदमी है पाकिस्तान के लिए। मुझे कोई और रिप्लेस कर सकता है, पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस जो है वो एक आदमी की है, क़यादे आज़म के बाद वो है इमरान खान साहब की, जिसका इंटरेस्ट नहीं है, जिसके ज़ाती मुफादात नहीं है, जिसकी औलाद का कोई मुफाद नहीं है, उसकी औलाद बहन भाइयों को रोल नहीं है और सिर्फ इंटरेस्ट पाकिस्तान है, पाकिस्तान है और पाकिस्तान है। जिसने अपनी अदलिया को भी आज़ाद रखा है, जिसने अपने फ़ौज के इदारे को भी, जो आज रूल ऑफ लॉ की बात की वज़ीर आज़म ने, एहतसाब की और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में बात की, आप समझते हैं कि इमरान खान एक आखिरी लीडर रह गए जो कि अब ये बातें कर रहे हैं एहतसाब की? इससे पहले हमेशा डीलें होती रही हैं, बैकडोर डील्स होती रही हैं, मिडनाइट डील्स होती रही हैं। मिडनाइट जैकवाल भी खैर आया था, वो एक अलग कहानी है। ये सिलसिला अभी भी जारी था एंड ही इज़ द लास्ट मैन स्टैंडिंग अगेंस्ट दिस बैकडोर डील्स। जो मुफाहमत और मुजामत, शहबाज शरीफ भी मुफाहमत की बात कर रहे हैं, मरियम बीबी कहती है मुजामत होगी तो मुफाहमत का रास्ता खुलेगा। ये रास्ते खोल दिए आपने। अर्शद साहब, मेरे ख्याल से जो हम काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं और इतना ज़िंदगी का हिस्सा प्राइम मिनिस्टर गुजारने के बाद, मैं समझता हूँ एहतसाब का अमल तो जब तक अल्लाह ताला ने उनकी सांस रखी हुई है, वो अपोजिशन में हो, वो गवर्नमेंट में हो या वो इंडिपेंडेंट हो, ये एहतसाब का अमल आखिरी सांस तक जारी रहेगा। और नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी बात की और उनको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आनी शुरू हो गई हैं कि ताकत होती क्या है, ताकत का इस्तेमाल कैसे होता है, ताकत को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ ऑप्शंस किस तरह से खोली जाती हैं। और जब वो कहती हैं पावर टॉक्स टू पावर, क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। अगर मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। पावर टॉक्स टू पावर। पावर जो है वो कमजोरी से बात नहीं करती। जहां आपने कमजोरी दिखाई वहां आपका दुश्मन आप पे अटैक करे। ट्रे में रख के आपको कभी कोई चीज नहीं मिलती, आपको अपना हक लड़के लेना पड़ता है, छीन के लेना पड़ता है। आपने सुना पावर टॉक्स टू पावर और उससे रास्ते खुलते हैं मुफाहमत के। और फिर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मुफाहमत मुफाहमत, तो आप तो कंसीड करें, इतनी स्मूथ सेलिंग आपको नजर आ रही है जितना आप दावा कर रहे हैं। अर्शद साहब, देखिए, अगर एक खातून जो है वो रात को कोई इंडियन फिल्म देख के डायलॉग बोलना चाहती है, ये इंडियन फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये रियलिटी की बात कर रही हैं आप। पावरलेस लोग पावर से कैसे बात करेंगे?
मेरा सवाल यहाँ से शुरू होता है। दूसरी चीज ये, मैं आपको एक गेम ऑफ थ्रोन्स का आपको मुजाहिरा दिखा देते हैं। अगर अदील राय साहब, एक सेकंड अर्शद साहब, गेम ऑफ थ्रोन्स का आपने चैलेंज किया है, आपने इंडियन फिल्मों की बात की, आपने इंडियन फिल्म का मुझे सीन बता दें जिसमें ये डायलॉग हो। मैं आपको अभी गेम ऑफ थ्रोन्स का दिखा देता हूँ। मैं तो फैक्चुअल चैलेंज कर रहा हूँ ना सर। गेम ऑफ थ्रोन्स से उन्होंने मैं ये नहीं कह रहा, ये बात की इंटरप्रिटेशन है ना। वो अंग्रेजी में थी, तो अगर कोई वहां बैठा था उसको सर ट्रांसलेट करने इंडियन के लिए वन शुड बी फैक्चुअल ना। सर मे बी यू आर राइट, बट मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इंडियन इसलिए वर्ड यूज किया कि क्योंकि अंग्रेजी में तो समझना बड़ा मुश्किल है। ये वो खातून है नहीं समझा देते हैं अंग्रेजी में आपको सीन से समझ आएगा। उनको समझाएं। दिखाएं जी अदील साहब, पावर इज पावर और नॉलेज इज नॉट पावर, क्या वो सीन है जी। आपने अमली मुजाहिरा भी देखा, लेकिन सेनेटर साहब कहते शायद नहीं, ये गेम ऑफ थ्रोन से काफी मिलता जुलता था। लेकिन इससे भी ज्यादा वजीर आजम ने जो पाकिस्तान की तारीख में ताकतवर करता है इस मुल्क के कवानीन के साथ, वो क्या है आइए देखते हैं। जो इंसाफ का निजाम है वो आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ गया। इंसाफ तो कमजोर को चाहिए होता है, ताकतवर तो अपने आप को कानून से ऊपर चाहता है कि कानून उसके लिए हो ना। ये जो सारा माफियाज हैं पाकिस्तान में जो इस वक्त सब इकट्ठे हुए हैं कि किसी तरह ये गवर्नमेंट चली जाए, इनकी क्या मसला क्या हमारी गवर्नमेंट से? इनका मसला ये है कि कानून के ऊपर रहना चाहते हैं, और अगर ये कानून के ऊपर रहते हैं तो ये मुल्क आगे इसलिए नहीं बढ़ सकता क्योंकि कोई भी दुनिया में जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होती वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये सारी जो जंग है जो इसके लिए मैं पॉलिटिक्स में आया था, इंसाफ की तहरीक इस मुल्क में कमजोर की हिफाजत करने के लिए, ये सारी जो पीडीएम है ये चाहती है हम कानून के ऊपर हो, हम जो मर्जी करें। केसेस पुराने बने हुए हैं लेकिन हम इनको माफ कर दें, नहीं तो गवर्नमेंट करा देंगे। जी नाज़रीन, आपने सुना, लेकिन वजीर आजम इस बात पे उन्होंने खुद इजहार किया और बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि मैं इस बात पे अड़ा हुआ हूं। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। इतने ताकतवर लोग जब जेल में जाके फिर धमकियां देते कि इमरान खान तुम्हें भी हम देख लेंगे, ये पहले कभी इन्होंने जेलों के चक्कर नहीं लगाए। ये इस दौर में हो रहा है और पहली दफा आप देख रहे हैं। और असल में ये चेंज ये है कि ताकतवर के ऊपर हम अड़े हुए हैं कि इनको हमने कानून के नीचे लेके आना, किसी से ज्यादती नहीं करनी, किसी के ऊपर गलत केसेस नहीं बनाने। लेकिन जो इन्होंने इस मुल्क से फ्रॉड किए हैं, चोरियां की हैं, डाके मारे हैं, जुर्म किया है, इनको इस जुर्म की सजाएं दिलवानी। ये हम कामयाब होते जाएंगे, ये खुद ही मुल्क बदलता जाएगा। फखर साहब, आपने एज ए रिपोर्टर, अब मैं सर आता हूँ आपकी तरफ भी आता हूँ। जब आप क्लिप चला जाएगा, आपने इतना कॉन्फिडेंस से जो पावर वाला क्लिप दिखाया उसका मुझे भी तो थोड़ा एक सेकंड देते ताकि फिर आप सर से बात कर लें। सर आपने बहुत ज़बरदस्त क्लिप ढूंढा और बहुत ही क्लास कट किया। काश 20 सेकंड आप और चला देते तो इस क्लिप का जो अगला क्लिप था वो पाकिस्तान की मजबूरी है रिस्ट्रिक्शंस की, वरना वो क्लिप एक्सप्लेन भी कर देता पावर के बारे में। तो मुझे अब वो मूवी याद आ गई, तो मुझे वो एग्जैक्टली 10 सेकंड बाद जो सीन है वो भी याद आ गया। तो अगली बार कोशिश कीजिएगा कि उस पर कुछ टिप लगा आपको ये भी पता लग गया होगा कि हमने वो सीन क्यों नहीं चलाया। फखर साहब, जो अहम सवाल आपने वजीर आजम की गुफ्तगू सुनी कि वो इस बात पे अड़े हुए हैं और ये जंग वो जारी रखेंगे, क्या ताकतवर का कभी एहतसाब नहीं हुआ? और 1998 में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के प्रेमिसेस में आपको नून लीग के लोगों ने मारा था, किस बात पे मारा था? वो अरशद साहब, ऐसा था कि उस दिन भी मैं रूटीन की कवरेज के लिए मैं गया था, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे नून लीगी वर्कर्स जो थे उन्होंने घेराव किया हुआ था और गेट जो था वो बंद था। तो मैं किसी तरह से जब गेट खुला तो वो अंदर गया हूँ, तो साथ ही वो हजूम भी अंदर आ गया। तो इसी कशमकश में मैं कोर्ट नंबर 1 में दाखिल हुआ, तो मेरे ना चाहते हुए भी अचानक मुँह से ये अल्फाज निकल गए कि जो हजूम है वो कोर्ट की प्रेमिसेस में दाखिल हो गया और चीफ जस्टिस साहब को मैंने मुखातिब होकर कहा कि प्लीज़ डू समथिंग। और इसके साथ ही जो अंदर नून लीग के लोग बैठे हुए साहिबान उठ के चले गए आपकी इस बात के बाद? जी, उनका एसएम जफर या जो नवाज शरीफ के वकील थे उनसे मुकालमा हुआ और फिर वो चले गए। और साथ ही जो नून लीग के लोग अंदर बैठे हुए थे उन्होंने मुझे कॉलर से ग्रैब करके और पंचिंग और लाते और घूसे जो पहला घूसा आपको किसने मारा था, याद तो होगा? जी, वो नून लीग के मेयर भी इलेक्ट हुए थे रावलपिंडी से, अभी नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन सरदार समथिंग लाइक दैट उनका नाम था। और फिर वो बाद में डिस्क्वालीफाई भी हुए थे, लेकिन उस वक़्त ठीक ठाक जो थे मुक्के और लाते मुझे जो थी वो पड़ गई थी, थैंक्स टू माई कलीग। अब तक जो है लीग तो एहतसाब के शिकंजे में कभी नहीं, हमेशा बैकडोर डील्स करके निकल जाते हैं। क्या यही तारीख रही है? यही रहा है। उसके बाद आपने देखा नहीं था कि अब एक इंडिपेंडेंट सहाफी के तौर पे जिसको ये पूरी तारीख एज अ रिपोर्टर आप कवर करते रहे, फॉरेन ऑफिस, डिफेंस, इंटरनेशनल मीडिया के लिए, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जिस काबीना मीटिंग को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब चेयर कर रहे थे, एक दफ़ा फिर
इंटरनेशनल रिक्वेस्ट के ऊपर और पूरा ड्रामा जो खेला गया इस कौम के साथ प्लेटलेट्स का, वो इंटरनेशनल प्रेशर में नवाज शरीफ साहब को जाने दिया? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अब तो ये बात फेक मेडिकल रिपोर्ट्स की, ये चीज़ जो है ये तो बाकायदा ऑफिशियली जो है और सामने ये आ बात चुके हैं। डील सेकंड भी इस तरह होती है कि कोई इंक्वायरी इस हुकूमत ने ऑर्डर नहीं की कि वो रिपोर्ट जाली थी या असली थी। यस, दिस इज ए अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट ऑफ दिस होल एपिसोड आल्सो। और जिस बंदे ने वोट दिया वहां पे अपोज किया, वो आज वजीर भी नहीं है। जी हाँ, सेनेटर साहब ऐसा ही है। देखिए अर्शद साहब, मेरे ख्याल सर से मैं नहीं कह रहा, ये तारीखी हकायक हैं और वजीर आजम ने खुद कहा कि इंटरनेशनल रिक्वेस्ट आई थी, आपको सुना देते हैं। और आप ये तो तारीख के तनाजुर में जब हम चीजें देखते हैं बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाती हैं। वजीर आजम ने क्या कहा था नाज़रीन के इंटरनेशनल रिक्वेस्ट क्या आ रही हैं, आइए देखते कोई सिफारिश नहीं चलेगी। लेकिन मैं आज ये कह रहा हूं कि ये हैं। जो किस अरब मुल्क से सिफारिश है, ये किस अरब मुल्क को लेटर लिखा गया? आप यकीन करें कि इन्होंने 2 को इन्होंने मैसेजेस भिजवाई, इनके बेटों ने, मैं नाम नहीं लूंगा, कि जी सिफारिश करें मेरे से कि इनको सऊदी किंग को नहीं मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने ये कहा मेरी तरफ उनको कि जी इनको कहें कि जी किसी तरह ये बाहर इनको भिजवा दें। मुझे बल्कि बाहर से भी सिफारिशें भिजवाई हैं, एक आध बादशाह ने भी मुझे सिफारिश की है। जिस मर्जी बादशाह से सिफारिश करवा लें, जिस मर्जी जिसके पास चले जाएं, घुटने गोड़े दबाएं उसके, मैंने आपसे जवाब लेना है। जी नाज़रीन, ये वो तारीखी हकायक हैं जो कि अब हम जब देखते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमें समझ आती हैं। इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी प्रेशर ग्रुप एक बना हुआ है जिसको कि आजकल JKT ग्रुप कहते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म के करीबी हल्के जो हैं वो समझते हैं कि शायद ब्लैकमेलिंग हो रही है, क्योंकि सेनेटर साहब उस वक्त वज़ीर थे, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने को अपोज करने की जसारत की थी, तो शायद इसलिए अब दोबारा वज़ीर नहीं है, सेनेटर ही हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, चलती रहती हैं। तो अब JKT ग्रुप की तरफ से 2 लोगों के ऊपर एक हमला हो रहा है, एक शहजाद अकबर साहब पे और फैसल वाडा साहब के हवाले से, बल्कि पहले नज़ीर चौहान साहब को, अच्छा चलें वो नहीं चलाते, अदील साहब कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंस उस बयान को नहीं देनी चाहिए। जो सेनेटर साहब के बारे में अल्फाज कहे गए वो क्या हैं, आइए देखते हैं। अगर इमरान खान को किसी से खतरा है तो फैसल वाडा जैसे फजूल और इंसानों का है जिसको जूते पड़ने चाहिए, और मैं हैरान हूं कि उसको अभी तक जूते क्यों नहीं पड़े। ये सूबाई वजीर हैं आपके? देखिए अर्शद साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इसमें एक वर्ड था जिसको बंद चुप कर दिया, लेकिन आवाम को सब पता होना चाहिए कि उसने ये कहा, जो भी आदमी, मैं तो उसको जानता नहीं, अननोन सूबाई वजीर हैं? पता नहीं सर, ऐसे सूबाई वजीर होंगे सर, मुझे नहीं पता। लेकिन इन्होंने जो लफ्ज़ यूज़ किया, जो आपने म्यूट कर दिया, खामोश कर दिया, आपके एथिक्स को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन उन्होंने मेरे लिए कहा कि ऐसे लोग जो फैसल वाडा जैसे हैं ये घटिया लोग हैं और ऐसों को जूते पड़ने चाहिए। तो घटिया का वर्ड आपने म्यूट किया। आवाम को आप बताएं, क्योंकि इससे इंसान की खसलत, ज़ात, नस्ल और परवरिश का पता चलता है। नंबर 1। नंबर 2 है कि अरशद शरीफ साहब, ना मुझे सेनेटर होने की ज़रूरत है, ना मुझे मिनिस्टर होने की ज़रूरत है, ना मुझे MNA की ज़रूरत है। अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार ने इतना संभाला हुआ है कि पाकिस्तान में अगर मेरी पार्टी से ये बात नहीं आई होती तो मैं देखता कि पाकिस्तान में किसकी ज़रूरत है, तो मैं ज़बान से भी बताता और फिजिकली भी बताता और मॉरली भी बताता और एथिकली भी बताता और फाइनेंशियली भी बताता। नून लीग से सर मैं वो जिद्दी आदमी हूं अर्शद साहब, 10 रुपये बचाने के लिए 10,000 खर्च कर दूं, ठीक है सर। तो ये तो मेरी फैमिली में से आई है, तो मेरे घर का जो बड़ा है उसके ऊपर मैं कोई दाग नहीं देना चाहता, ना अपनी ज़बान से, ना अपने अल्फाज से, ना अपने एक्शन से। अल्लाह का करम। लेकिन जहांगीर तरीन साहब भी कहते हैं कि बहुत सारी बातें उन्होंने मुंह खोला तो सब कुछ खोल खाल के रख देंगे। क्या कहा जहांगीर तरीन साहब ने, आइए देखते हैं। कि हमें कुछ बातें ऐसी मालूम है जो मैं अब मीडिया के सामने नहीं बताना चाहता। अगर ये बात है कि जब आएगी रिपोर्ट और जो भी होगा मैं उस मीडिया के सामने हर चीज खोल के रख दूंगा। जी आपने सुना, क्या ब्लैकमेलिंग की टैक्टिक्स हैं, कुछ बहुत सारे राज हैं जो वो लेके आएंगे सामने? देखिए अरशद सईद साहब, मैं इस बारे में तो कोई कमेंट नहीं कर सकता कि वो किस पैराए में बात करें, बट आई इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ही नामुनासिब चीज़ है कि जहांगीर तरीन साहब जैसा आदमी ये बात कर रहा है। मैं नहीं उनसे समझता कि वो ऐसी कभी बात करेंगे या करनी चाहिए थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अ मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी। जिस तरह के लोग आपके इर्द गिर्द बैठते हैं वैसे ही आप बातें और काम करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से जहांगीर तरीन साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उनको उकसा रहे हैं, जो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है, इमरान खान साहब के खिलाफ। और
इमरान खान साहब के राज ज़रूर हो सकते होते अगर इमरान खान की फैक्ट्रियाँ होती, नोट बनाने का काम होता, बच्चों की जदादें छुपी हुई होती तो राज खुलते। राज क्या? इमरान खान का राज क्या? इमरान खान का राज एक है, जिस चीज़ के ऊपर खड़ा हो गया है, जिस इत्तेसाब के लिए लड़ रहा है, जिस विजन पे वो चल रहा है, जिस मुल्क को वो लेके जाना चाहता है आगे, उसको किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेंगे। वक्फे के जब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो बात करेंगे कुछ इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के हवाले से एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज कोर हेडक्वार्टर कोयटा में दौरा किया, जहां लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने उनका इस्तकबाल किया और वहां जो ब्रीफिंग हुई वो बलूचिस्तान के मामला, रीजनल पीस के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, वो सारी बातें हुई। और जब रीजनल पीस का नाज़रीन जिक्र आता है और हम तारीख उठा के पिछले सिर्फ 20-21 साल की तारीख उठा के देखें तो अफगानिस्तान में जब भी कोई ट्रांजिशन हो रही होती है, जब भी कोई मामला स्ट्रेटेजिक लेवल के चल रहे होते हैं, तो हमेशा पाकिस्तान का एक इदारा है जिसको मुतनाज़ा बनाने की बाकायदा तौर पे कोशिशें की जाती हैं। आज इसी हवाले से आपको उन चंद चीज़ों का बताएंगे। और ये सिलसिला शुरू हुआ था लेफ्टिनेंट जनरल महमूद के दौर से, जब वो DG ISI थे। जब 9/11 का वाक़या हुआ तो अमेरिका में मौजूद थे। अब बहुत से डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं जो उनकी प्रिसाइज कन्वर्सेशंस, जो बातचीत अमेरिका में हुई थी, फिर मुल्ला उमर के साथ जो उनकी मुलाकातें हुई थी, जनरल मुशर्रफ की जो बातचीत हुई थी कॉलिन पावल के साथ, डिफरेंट US ऑफिशल्स के साथ, और फिर इवेंचुअली तालिबान के हवाले से जनरल महमूद ने जो जो बातें की कि इस तरह से करना चाहिए, अमेरिका को उस वक्त बातें वो पसंद नहीं आ रही थी और उनको तब्दील करने के लिए बाकायदा तौर पे प्रेशर आया। और जब आप जो डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं US गवर्नमेंट के वो देखते हैं तो उसमें ये बाकायदा चीज़ें आपको पता लगती हैं कि जो तालिबान के हवाले से उन्होंने अपनी विजन शेयर की थी US ऑफिशल्स के साथ, नापसंद थी और उन्हें तब्दील कर दिया गया। इस हवाले से मैंने एक साबिक DG ISI और साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल एहसान, जो कि इनके बाद DG ISI बने थे, उनसे मैंने ये सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, आइए देखते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में ये वजह नहीं थी। बुनियादी वजह ये थी कि फ़ौज में प्रमोशंस होनी थी। एक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स अपॉइंट होना था, जनरल अजीज़ साहब हुए थे, और दूसरे वाइस चीफ जो जनरल यूसुफ साहब प्रमोट हुए थे। जनरल महमूद साहब उस वक़्त सुपरसीड हो गए थे, जनरल अजीज़ साहब उनसे जूनियर थे। जब वो 4 स्टार प्रमोट हो गए तो जनरल महमूद साहब ने खुद कहा कि मैंने नहीं करनी है, वो उन्होंने रिज़ाइन किया, वो फारिग हो गए। इसलिए ये तासुर जो बैनुल-अक़वामी तौर पे या मीडिया में या कई और दोस्तों ने कहा है, ये गलत तासुर है, इस तरह नहीं है। जी, आपने सुना उनके सक्सेसर ने कहा कि तासुर गलत था, लेकिन उन केबल्स का क्या करें जो कि अब डीक्लासिफाई हो चुकी हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें इस हवाले से मेंशन्ड भी हैं। जब ये सिलसिला चलता रहा, अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान US कोलैबोरेशन चलती रही, तो मुख्तलिफ ISI के चीफ, और उसमें जब हम ये तारीख उठा के देखते हैं तो फिर एक दौर आया है कि जनरल पाशा, और बाकायदा इस हवाले से हमारे सामने चीज़ें आई कि उन्होंने लियोन पेनेटा जो CIA के डायरेक्टर थे, कोट अनकोट ये चीज़ें सामने आई ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट में भी, कि उनके साथ शाउटिंग मैचेस होते रहे। और फिर हुआ ये जैसे तारीख में होता है कि जनरल पाशा को भी मुतनाज़ा बना दिया गया। उनके हवाले से बहुत सी ऐसी चीज़ें पाकिस्तानी मीडिया में भी आईं जिनका कि शायद हक़ाइक़ से ताल्लुक़ नहीं था। जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब जब आए तो उनके हवाले से भी बहुत सी चीज़ें चली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने बाकायदा तौर पर ये चीज़ें सामने ये दावे हुए कि उनकी फ़ोन कन्वर्सेशंस भी टेप की हैं। ये वाला नाज़रीन जब दौर था तो इस वक्त प्राइवेट इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्टर जो कि स्ट्रैटफर्ड की शक्ल में थे, वो पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन गैदरिंग के उन्होंने नेटवर्क बनाए हुए थे। प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर जैसे ब्लैक वाटर और एक्सी और इस तरह की डिफरेंट कंपनी थी, वो भी पाकिस्तान में काम कर रही थी। और ये वाला अब जब फैसला हुआ और जनरल पाशा ने ये बड़ा क्लियर अमेरिकन को कहा कि ना आपके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स चलेंगे, ना ये आपका प्राइवेट इंटेलिजेंस गैदरिंग सिस्टम यहाँ पे चलेगा, और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी जिसको फिर बाद में जनरल नवीद मुख्तार ने भी कंटिन्यू किया, उसके बाद जनरल आसिम मुनीर ने, और अब एक नई ट्रांजिशन हो रही है। और एक ऐसे वक्त से हमने ट्रांजिशन की है जहाँ एडमिरल माइक मुलन पाकिस्तान की ISI को ब्लेम करते थे, और अब जनरल फैज़ हमीद के दौर में अमेरिका को ये रियलाइज़ हो चुका है कि पाकिस्तान की ISI बेहतरीन काम करती है। लेकिन जो सिलसिला था एक के मुतनाज़ा करना है पाकिस्तान की ISI को, ISI के सरबराहान को, वो लोकल इशू नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लार्जर इशू है जो डायरेक्टली अफगानिस्तान के साथ चेंजिंग सिचुएशन के साथ लिंक्ड है।
अगर आप में से लोग विकीलीक्स पे जाएं और उसमें बहुत सारी केबल्स आपको नाज़रीन इस तरह की नजर आ जाएंगी कि ये सारा सिस्टम चलता कैसे, आईएसआई के साथ मसला क्या है, किसको मसला है। ये मसला अक्सर होता है अमेरिका को, बरतानिया को, और इस हवाले से रिचर्ड बाउचर और मार्क लाइल ग्रांट जिन्होंने नवाज शरीफ का रिटर्न बाकायदा तौर पे इंश्योर किया था, कॉन्डोलीजा राइस जिन्होंने अपनी किताब में बाकायदा लिखा कि मुशर्रफ साहब के साथ उनकी क्या एंगेजमेंट थी कि नवाज शरीफ को वापस आना है, मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा को वापस आना है पाकिस्तान में। और जब आप ये केबल पढ़ते हैं बाकायदा तौर पर रिचर्ड बाउचर की, और इस केबल 8 दिसंबर 2008 की जो केबल है, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि आईएसआई को कंट्रोल कैसे करना है। आईएसआई को कंट्रोल करने के लिए साबिक सदर आसिफ जरदारी से बातचीत हो चुकी थी, और इस हवाले से इसी केबल में लिखा है कि बाउचर ऑल्सो टोल्ड लाइल ग्रांट दैट ही हैड मेट विद लंदन बेस्ड मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लीडर, उनके साथ भी उनकी मुलाकातें हुई। मार्क लाइल ग्रांट ने यह भी कहा इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लीडर नवाज शरीफ टू बी ऑन बोर्ड विद सच एक्शन। और इन तमाम का मकसद क्या था? इन तमाम का मकसद यह था, the secretary had told Zardari that Pakistan had days not weeks to act and had encouraged General Kiani to get control of the ISI. ISI को कंट्रोल करने की एक ख्वाहिश जो सिलसिला चल रहा था अब तक भी वो जारी है। और मुल्क के वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने आज इस हवाले से क्या कहा कि आज भी जारी है क्या, आइए देखते हैं। बाज लोग हमारी एजेंसीज पर, हसास एजेंसीज पर बिला वजह उनको निशाना बना रहे हैं अपनी गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए। पाकिस्तान की एजेंसीज को, हसास एजेंसीज को मुर्द इल्जाम ठहरा के अपनी कंपनी की बिला वजह मशहूरी करते हैं, और उनको एहसास नहीं कि इंटरनेशनली पाकिस्तान की फजा और पाकिस्तान के इमेज को उनके किरदार की वजह से कितना नुकसान पहुंचता है। बाज लोग जो है ये बिला वजह हमारे इदारों पर मजमूम सोच और एक खास मकसद के तहत उन पर इल्जाम लगा रहे हैं जो काबिल मजम्मत है। और मुल्क के वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब बीबीसी के एक इंटरव्यू में गए, वहां भी उन्होंने एक बात की। क्या बात थी, आइए देखते हैं। It's a bit fashionable for the Western media to accuse ISI on every time when such incidents happen, and I know that there has been a history of people using and taking names of intelligence agencies to get immigration also. So this is one problem that we face. जी फखर साहब, आप भी ये सारा अरसा वॉर ऑन टेरर से लेकर अब तक ये सारी कवरेज कर रहे हैं, ये तसलसल अब भी जारी है? और क्या ये डायरेक्टली अफगानिस्तान सिचुएशन जब भी होती है और अब तो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की मदद एक दफ़ा फिर मांगी जा रही है, तो उसमें आईएसआई का मुतनाज़ा होना, आईएसआई के चीफ्स को मुतनाज़ा करना उस लार्जर ग्लोबल स्ट्रेटजी का हिस्सा है? बिल्कुल अर्शद साहब, आप ये देखें कि सबसे पहले तो जो हमारी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है और जो हमारी मुसल्लह अफवाज के जो लोग हैं जो मुल्क की हिफाजत के लिए, हमारी हिफाजत के लिए जिन्होंने जान की कुर्बानियाँ दी, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इसके साथ मैं आपको कहता हूँ कि ये जो नैरेटिव था, ये जो एजेंडा था, ये डे वन से इसी तरह से था कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है और आर्म फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके हवाले से एक ऐसा तासुर क्रिएट किया जाए जिससे अवाम के अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो और उनके खिलाफ जो है एक राय आमा जो है वो हमवार की जाए। ये मुख्तलिफ ज़रिए से अटैक हो रहे थे। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने 7 साल अमेरिका के NBC न्यूज़ चैनल के लिए भी काम किया। जब उसामा बिन लादेन का एबटाबाद का ऑपरेशन हुआ तो मुझसे कहा जा रहा था कि जी आपने उस वक्त जो रिपोर्टिंग की, आप अपने ज़राए बताएं किस तरह से आपने इंफॉर्मेशन हासिल की। तो ये वो उनके टेक्स्ट थे कि वो किस तरह से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे। और स्टैटफोर्ड के जो विकीलीक्स में चीजें आई उसमें तो काफी सारे नाम बिल्कुल प्राइवेट इंटेलिजेंस गैदरिंग का मैकेनिज्म क्या था पाकिस्तान में? बिल्कुल यही मैकेनिज्म था कि आप लोकल लोगों को इन्वॉल्व करें। देखें, जो सबसे बेस्ट मैकेनिज्म है वो है ह्यूमन इंटेलिजेंस। और ह्यूमन इंटेलिजेंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है वो उन लोगों को होता है जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम कर रहे होते हैं, और उनको जब बुलाकर आप उनसे इंटरेक्शन करते हैं, दैट इज द ह्यूमन इंटेलिजेंस। इस हवाले से खुद भी काफी कवरेज भी की हुई है, रिसर्च भी की हुई है, और वाकयात भी हैं इस तरह के आपके नॉलेज में? जी बिल्कुल हैं। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मैंने खुद देखा कि यहाँ पे मुख्तलिफ जो एजेंट थे, यानी कि यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि मोसाद का एजेंट भी जो यहाँ पे था, जो जर्नलिस्ट की उसके नाम पर जो है वो यहाँ पाकिस्तान में आया हुआ था, और बाद में हमारे इदारों ने जो था उसको पकड़ा और फिर यहाँ से डिपोर्ट किया। इसी तरह से एक और साहब जो थे जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट थे, और वो यहाँ पर आए और वो जा कर के जो मदरसाज हैं
और जैसे रेमंड डेविस का एपिसोड अगर आपको याद हो, तो रेमंड डेविस जो था वो भी एक मदरसे में जाकर उसने ये बहाना करने की कोशिश की थी कि जी मैं मुसलमान हो गया हूँ और मैं यहाँ पे जो है ना तालीम हासिल करना चाहता हूँ। तो ये वो तमाम इस तरह के वाक़यात थे जो पेनिट्रेट कर रहे थे, और फिर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज ने जब इनको नाकाम बनाया, आप ये देखें कि अफगानिस्तान में 40 दुनिया की बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां नाकाम हो गई। और बिल्कुल उस सवाल से मैं एक और अब सेनेटर साहब से भी सवाल करने से पहले नाज़रीन आपको चंद विजुअल्स अगर दिखाएं कि जनरल फैज हमीद जो अभी अफगानिस्तान में ट्रांजिशन हो रही है, तो तालिबान के साथ जो एंगेजमेंट है, उन्हें पीस टॉक्स के लिए आमादा करना, उन्हें बातचीत की टेबल पे लाना इंतहाई अहम किरदार है, जिसकी कि अब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और यूएस गवर्नमेंट बाकायदा तौर पर पहली दफा ISI की तारीफ कर रही है। वजीर आजम इमरान खान ने जितने ISI हेडक्वार्टर के दौरे किए हैं, जितनी उनको ब्रीफिंग्स दी गई हैं, और अभी रिसेंटली भी दोबारा उनको ब्रीफिंग दी गई, तो वहां पे भी अफगानिस्तान ही ज़ेर बहस था। और फिर सडनली हम एक चीज देखते हैं सेनेटर फैसल वाडा साहब, और ये भी आपके सामने चीजें हैं कि लंदन का रास्ता हमेशा इस्तेमाल होता है, फॉरेन गवर्नमेंट्स का रास्ता इस्तेमाल होता है, और आप लोगों की गवर्नमेंट कह भी रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि जी एक इलीगल इमिग्रेंट बैठा हुआ है आपके पास, जिसका कि पासपोर्ट भी एक्सपायर कर गया है, अदालतों ने उन्हें इश्तिहारी और मफरूर करार दिया, उन्हें वापस कर दें। वो वापस नहीं कर रहे, लेकिन जब ISI के हवाले से आप देखते हैं कि कैंपेन है, तो ये सब लोग एक जगह पे आपको इकट्ठे क्यों नजर आते हैं? अब आशिफ साहब देखें, बड़ा ज़बरदस्त सवाल के, मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिएगा। देखिए, नंबर वन ये कि जो भी वेस्टर्न वर्ल्ड में क्रिमिनल, करप्ट, भगौड़ा, मफरूर आदमी हो, जैसे कि अल्ताफ हुसैन था, नवाज शरीफ था, ये एसेट्स होते हैं उनके, और वो ये एसेट्स इसलिए होते हैं कि ये जो केबल है इसमें यही चीज साबित हो रही है कि रिचर्ड बाउचर, मार्क लाइल ग्रांट, जिन्होंने सारा इनके रिटर्न के लिए राह भी हमवार की, और हमें उस वक्त चीजें समझ नहीं आती, लेकिन ISI को कंट्रोल करो, ये एजेंडा था और ये डॉक्यूमेंटेड है। आशिफ साहब, जब ये एसेट बन जाते हैं ना, इनको दो फायदे होते हैं। एक, ये एसेट होते हैं मुल्क की राज देते हैं, मुल्क टू मुल्क जो कॉम्प्रोमाइजिंग पीस प्रोसेस हो, जब ये अफगानिस्तान में ISI या DGI रोल प्ले करें, प्राइम मिनिस्टर रोल प्ले करें, उनको ब्रेक करते हैं, और फिर यहाँ से लूटी हुई दौलत उनके मुल्कों में जाके उनकी इकोनॉमीज और उनको बढ़ावा दे। एक लार्जर इशू डिस्कस कर रहे हैं, तो आरिफ हमीद भट्टी साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं, यूनियन पॉलिटिक्स में सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए हमेशा आवाज़ भी उठाते रहे। उन्होंने आज सुबह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट भी की थी, और इंडियंस के हवाले से इंडियन जर्नल, पाकिस्तानी मीडिया और मीडिया के इस्तेमाल, इंडियन मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना है। आरिफ हमीद भट्टी ने जो ट्वीट किया था, क्लिप वो क्या था, आइए देखते हैं। इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो पाकिस्तान के मीडिया का रहेगा, हमारे मीडिया का रहेगा। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि काफी उनकी जनता एंटी मिलिट्री है, मिलिट्री के बरखिलाफ बहुत स्टेटमेंट्स आते हैं। कई एक जर्नलिस्ट हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि बाहर से पाकिस्तान आर्मी को क्रिटिसाइज करते हैं। तो इस चीज को हमें और एनकरेजमेंट देना है। अगर उनकी जो पॉपुलेशन है वो और वॉइसिफोरस हो जाएगी, वो और पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट हो जाएगी, तो एक और ये फायदा होगा।